जिस दिन समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भेजी थी, आजम खान का नाम भी था उसमें, लेकिन इन्होंने इकरा हसन को भेजा। लोकल मुद्दों पे आपको क्या बोलना है, उस पर बाकायदा एक रिसर्च हो रही थी, वो रिसर्च इनको भेजी जा रही थी। तो इनका इस प्रकार का एक वॉर रूम बना था। ये तेज प्रताप यादव बिहार के रहने वाले हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनके फादर सीएम रहे, उनकी मदर सीएम रही, उनका भाई सीएम पद की लड़ाई लड़ रहा है। इसके बावजूद वो 44 सीटों पर जो उन्होंने कंटेस्ट लड़ाए हैं, उनका नाम उनको जो है नहीं पता है। अपोजिशन ने क्या कहा है, उसको कैसे काउंटर करना है, ये जानकारी है। ये शायद में एक अच्छी बात, वो जिनके होते हैं उनके हो जाते हैं। कि तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते हैं बिहार के, तो ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए इंतहा अच्छी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास कमजोर होगा, एक मोमेंटम टूट जाएगा। अखिलेश यादव उनकी भलाई की है, तो वो भलाई से उनको बदला देने की कोशिश करेंगे। अच्छे इंसान ये करता भी है। अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं, तो जो श्रेय कांग्रेस को जाना चाहिए था, वो श्रेय समाजवादी पार्टी को आ जाएगा। ये जो वोट पड़ रहे हैं तेजस्वी के नाम पे पड़ रहे हैं, अपोजिशन का नेता यहाँ तेजस्वी है, तो आप क्यों अपना आपको इतना कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी और मैं हूं आपके साथ माहिम खान। हमारा इस शो एक्सप्लेनर, जिसमें हम हर बार एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इस बार भी मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूं। बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर है, हम उसका नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमने इसी बीच देखा कि अखिलेश यादव इस इलेक्शन में बहुत एक्टिव नजर आए। उन्होंने करीब 25 से ज्यादा सभाएं की हैं। लेकिन इस पूरे एक्सप्लेनर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये करने के पीछे पूरा मकसद क्या था, क्या मोटिव था उनका। और मेरे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद है इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? कोल्ड के तो प्रभाव में नहीं है आजकल सर। हाँ, सभी है सर, पूरी दिल्ली मुझे लगता है। हाँ, कोल्ड है और पॉल्यूशन। पोल्यूशन है, जी हवाएं। ठीक है सर, मेरा पहला सवाल है कि अखिलेश यादव ने बिहार में 25 सभाएं की, जैसे अभी मैंने बोला भी, तो क्यों की और क्या संदेश देना चाहते थे वो? हाँ, ये तो महत्वपूर्ण सवाल है आपका बहुत। जी। देखिए, पहली चीज तो ये है कि बिहार में अखिलेश यादव तो चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बिल्कुल। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने रुचि ली, हम्म खासकर ऐसी परिस्थितियों में रुचि लेना, क्योंकि संख्यात्मक तौर पर अगर हम तुलनात्मक देखें, तो उनकी सभाएं जो है वो राहुल गांधी से अधिक है। जबकि राहुल गांधी की राजनीतिक दल कांग्रेस वहां चुनाव लड़ रही है, एक निश्चित संख्या उनकी सीटों की है, उस पर चुनाव लड़ रही है। सीपीआई है वहां चुनाव लड़ रही है, महागठबंधन में, एमजीबी में, या आप उसे कह सकते हैं दूसरे सबग्रुप जो पूरे देश में है, इंडिया गठबंधन। तो उस दृष्टिकोण से भी हम ये बात कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसलिए इस सवाल को बड़ा कर दिया गया है कि अखिलेश यादव ने 25 रैलियां की, लगभग 27 विधानसभाओं पे एक्चुअली उनका प्रोग्राम था, 27 पर उनको जाना था, लेकिन ये मान रहे हैं कि 25 के आसपास वो चले गए, एक दो पर नहीं जा पाए, बाकी सभी उन्होंने कवर की। और ये जितनी रैलियां की उन्होंने सब यूपी बॉर्डर से सटे हुए बिहार के जनपदों में की। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो ये बात जो है वो बिहार के चुनाव का नतीजा तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि आखिर अखिलेश यादव ने इतनी अधिक रुचि बिहार के चुनाव में क्यों ली, कि उन्होंने अपने अधिकतर एसेट्स और अपनी पार्टी के ज्यादातर मजबूत नेता वो भी उतार दिए। इवन एक नेता तो गए नहीं, अपने हेल्थ इश्यूज के कारण नहीं गए, या आजकल उनको जो है वो पुराने लोगों में घूमना ज्यादा अच्छा लग रहा है, आजम खान। नहीं तो आपको याद होगा जिस दिन समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची भेजी थी, तो आजम खान का नाम भी था उसमें, लेकिन इन्होंने इकरा हसन को भेजा, जो इनकी पार्टी में लोकप्रिय चेहरा है। इन्होंने अफजल अंसारी को भेजा, अवधेश प्रसाद को भेजा। तो कई कारण हैं इसके, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें। लेकिन ये स्पष्ट है, आपका सवाल में दम है कि रुचि इन्होंने जरूर ली, और रुचि बहुत अधिक ली। पर्सनल, जैसे कोई किसी से पर्सनल जुड़ाव महसूस करता है, तो इन्होंने पर्सनल जुड़ाव महसूस किया, और इतना पर्सनल जुड़ाव महसूस किया कि लगातार इनका हेलीकॉप्टर गूंजते रहे, उड़ते रहे। जहां इनका कार्यक्रम होता था वहां इनकी एक टीम, जिसमें जावेद आब्दी थे, आशु मलिक थे, अतुल प्रधान थे, सुनील यादव साजन थे, उदयवीर सिंह थे, तो इनकी एक टीम पहले से वहां पहुंच जाती थी। अखिलेश जी का कार्यक्रम है, इसकी तैयारियों का अवलोकन करती थी, भीड़ इनको सुनने भी आती थी, कहाँ अखिलेश जी ठहरेंगे,
क्या कितने समय लोकल मुद्दे क्या क्या है, आप उत्तर प्रदेश से वहाँ चुनाव में गए हैं, लोकल मुद्दों पे आपको क्या बोलना है, उस पे बाकायदा एक रिसर्च हो रही थी, वो रिसर्च इनको भेजी जा रही थी। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये चुनाव लड़ते हैं और एक वॉर रूम बनता है किसी एक राजनीतिक दल का, तो इनका इस प्रकार का एक वॉर रूम बना था। बाकायदा इनको ये बताया जाता था कि वहाँ ये प्रत्याशी है। मैं हिंदी कंपैरिजन आपको बताऊंगा, आपको अच्छा भी लगेगा सुन करके। एक यूट्यूबर हैं समदेश। समदेश जो है उन्होंने तेज प्रताप यादव का एक इंटरव्यू किया। तो समदेश जो है वो जो दिखता है वही दिखाने की कोशिश करते हैं, वो पॉलिटिकल थॉट पे नहीं जाते, ना एनालिसिस करते, उनका सिंपल फंडा है जो हो रहा है वो दिखाना है। तो समदेश जो है वो तेज प्रताप यादव का जब इंटरव्यू दिखा रहे थे तो उसमें दिखाते हैं कि तेज प्रताप यादव जो बिहार के रहने वाले हैं, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वो 44 सीटों पर उनका जेजेडी चुनाव लड़ रही थी, जनशक्ति जनता दल, क्या है उसका नाम, क्रांति दल। तो वो जब जा रहे थे तेज प्रताप यादव, तो उसमें आप समदेश की वीडियो को देखेंगे तो समदेश उसमें बोल रहे हैं, तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं, समदेश रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि उनका माइक लगा है, तो उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो तेज प्रताप यादव वहीं से पूछते हैं कैंडिडेट कौन है यहाँ, उसमें आवाज आ रही है, तो कोई दूसरा बताता है वो है। लोकल मुद्दे क्या है वही पूछते हैं, कह रहे लोकल मुद्दे क्या है, तो दूसरा बताता है लोकल मुद्दे ये है। अच्छा ठीक है, कैंडिडेट का नाम क्या है ये भी पूछते हैं, वो भी आ रहा है। ये तेज प्रताप यादव बिहार के रहने वाले हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उनके फादर सीएम रहे, उनकी मदर सीएम रही, उनका भाई सीएम पद की लड़ाई लड़ रहा है। इसके बावजूद वो 44 सीटों पर जो उन्होंने कैंडिडेट लड़ाए हैं, उनका नाम उनको जो है नहीं पता है। जिस क्षेत्र में वो जा रहे हैं वो समस्या तेज प्रताप यादव को नहीं पता है, जबकि वो भी पॉलिटिक्स में पहले मिनिस्टर रहे, मंत्री भी रहे, वो भी पॉलिटिक्स में। इसके उलट आप अखिलेश यादव पे जाइए, अखिलेश यादव जिस विधानसभा पे गए उसके बारे में उनके पास सारी जानकारी है, कौन प्रत्याशी है ये जानकारी है, किस मुद्दे पे बोलना है ये जानकारी है, अपोजिशन ने क्या कहा है उसको कैसे काउंटर करना है ये जानकारी है, तो रिसर्च है उनकी। तो चुनाव में उन्होंने उतनी ही रुचि ली, फॉर्मेलिटी नहीं की, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं की कि गे फेस दिखाया, बहुत अधिक रुचि ली। तो ये सब चीजें, इससे ये स्पष्ट होता है कि अखिलेश यादव इस चुनाव प्रचार में बेहद गंभीर थे। तो पहला तो आपका ये है, मैं स्पष्ट कर दूं कि चुनाव में अखिलेश यादव बेहद गंभीर थे। अब ये है कि वो क्यों गए, तो ये एक डीप अध्ययन का विषय है कि वो क्यों गए। पहले आप कह सकते हैं कि देश की तीसरे नंबर की राजनीतिक पार्टी के नेता है वो, उनके राजनीतिक दल के 37 MP हैं, तो उनको लगता है कि मैं महत्वपूर्ण हूं। दूसरा, उनके पारिवारिक और राजनीतिक दोनों तरह के रिलेशनशिप वो बहुत मजबूत है लालू प्रसाद यादव परिवार से। उनके पिता के बहुत अच्छे रिश्ते थे यादव परिवार से, अब वो रिश्तेदारी भी है, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते। एक और तेज प्रताप इस कहानी में है जिसका जिक्र जो है वो पूरे बिहार चुनाव में नहीं हुआ, जो एक इंटरनल स्टोरी है जिसपे बात ही नहीं हुई है। एक और तेज प्रताप कहानी में है, उनका नाम है तेजू भैया। वो अखिलेश यादव जो है उनके भतीजे हैं। अच्छा। और जो डिंपल यादव हैं, जो अखिलेश यादव की पत्नी है, उनके बहुत नजदीक है। आप कह सकते हैं कि अखिलेश यादव जितना प्यार अर्जुन यादव से करते हैं, अर्जुन मतलब अखिलेश यादव के बेटे, उतना ही प्यार वो तेज प्रताप यादव तेजू भैया से करते हैं। और तेजू भैया ने डिंपल यादव के चुनाव प्रचार मैनपुरी का उसकी कमान संभाली थी। जिस सीट से वो विधायक अखिलेश यादव तो जंगा से विधायक बने थे, जिस सीट से उन्होंने सीट छोड़ी थी उसमें बाद में तेजू भैया विधायक बने वहीं से। तेज प्रताप वो इनके सगे भतीजे हैं, और उनकी पत्नी जो है राजलक्ष्मी यादव, वो तेजस्वी यादव की सगी बहन है। तो एक वो अटैचमेंट भी है, बहुत पर्सनल जुड़ाव अखिलेश यादव का है यादव परिवार से, तेजस्वी से भी उनका पर्सनल जुड़ाव है। तो ये 2-3 कारण ऐसे हैं। तीसरा ओबीसी पॉलिटिक्स का है, लेकिन अखिलेश यादव को वहां जाना, इस चुनाव में मजबूती से लड़ना चुनाव को, एक उनके लोग ये दावा कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बातचीत करने पहले समाजवादी पार्टी के 2-3 MP से बात की, तो उनके लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम इसलिए वहां गए और अखिलेश जी इसलिए वहां गए और इसलिए हमने अपने फुल फोर्स वहां लगाई क्योंकि हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि
महागठबंधन में समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, नफरत की जो राजनीति है उसके विरुद्ध लड़ रही है। और हमें हरियाणा में बुलाया नहीं गया था। हरियाणा बुलाते तो हम हरियाणा भी जाते, हमें मध्य प्रदेश बुलाते तो मध्य प्रदेश भी जाते, लेकिन हरियाणा में और मध्य प्रदेश में दोनों जगह कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो अधिक आत्मविश्वास में थे। और संभवतः हम वहाँ जाके काम करते तो जो कसर रहेगी उसको हम पूरा करते। दोनों जगह वो हम इंडिया गठबंधन की स्टेट में भी सरकार बनाने में मदद करते। सर मेरा अगला सवाल है, जैसे अभी आपने बोला कि अखिलेश यादव ने अपनी पूरी फोर्स उतार दी कि इकरा हसन हो गई या अफजल अंसारी हो गए या अवधेश प्रसाद हो गए, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? मतलब अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्या मकसद था इसके पीछे? मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव जो है वो अपना दायरा बड़ा कर रहे हैं। अपना, जैसे अवधेश प्रसाद जब जाते हैं तो मगध की बात करते हैं, मगध की। इकरा हसन जो है वो, उनका जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि वो ये बता रही थी कि देखिए मैं जो हूँ, मुझको हिंदूज वोटर्स ने भी जिताया है और हम लोग जो हैं वो बटना नहीं है। मैं एक लाइन पे देखिए तीनों, मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ये भी समझिएगा कि ना केवल इतना रहा कि अखिलेश यादव वहाँ प्रचार करने गए, बल्कि स्ट्रेटजी भी थी। स्ट्रेटजी थी कि इकरा हसन को क्या बोलना है, अफजल अंसारी को क्या बोलना है, अवधेश प्रसाद को क्या बोलना है। अवधेश, तीनों को आप हमको इन द कंपैरिजन समझना पड़ेगा। सियासत को समझने के लिए थोड़ा गहराई में जाना पड़ता है। मैं आपका समय लूंगा, लेकिन मैं आपको धीरे से बताने की कोशिश करूंगा। इकरा हसन ने ये मैसेज दिया कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन मुझे जो है मेरी बात मैं उतनी प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रही, मेरी बात उतनी ज्यादा सुनी नहीं जा रही जितनी सरकार की सुनी जाती है। तो मेरा भाई जनप्रतिनिधि है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन अगर सरकार होती है तो हमारे काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो सरकार नहीं है तो जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी मेरी बहुत ज्यादा सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि कई बार मुझे अपमान का सामना करना पड़ता है, जैसे एडीएम ने उनको कहा था बाहर निकलने के लिए, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट में जरूर कह दिया कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मगर सरकार जो है वो हमारी नहीं है, इसलिए मेरी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। एक तो ये उन्होंने कहा। दूसरी बात, किससे क्या कहलवाना है, इसके भी एक स्ट्रेटजी प्लान था। अफजल अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, सांसद हैं, उनसे ये कहलवाया या उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के परिवार के पार्टी के जितने सांसद विधायक हैं उतने तो मेरे परिवार में है, और मैं 9% मुसलमान है जहां से मैं चुनाव लड़ता हूँ, या मेरे भाई भतीजे, 2 विधायक मेरे भतीजे हैं, वहां से वो चुनाव लड़ते हैं, 9% मुसलमान है। तो जो दूसरे समाज के लोग हैं, हिंदूज हैं या दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, वही हमें वोट देके जिताते हैं। तो अगर आप यहाँ जाति की पॉलिटिक्स में बातचीत करोगे या आप धर्म की पॉलिटिक्स करोगे तो आप देखिए हमें, ये उन्होंने उदाहरण दिया। अवधेश प्रसाद का क्या रीजन है ले जाने का? अवधेश प्रसाद आते हैं पासी बिरादरी से, तो पासवानों का नेता वहां है चिराग पासवान। तो अवधेश प्रसाद जाएंगे, उनको इंप्रेस करें और ये बताएं कि भारत की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव में, अयोध्या चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण था, और वहां से अवधेश प्रसाद सांसद बने। सदन में भी कई बार आपने देखा होगा अखिलेश यादव साथ लेके चलते हैं अवधेश प्रसाद को। तो ये अयोध्या में मीम भी बने। आप तो सोशल मीडिया पे देखते होंगे, आजकल हम देखते हैं कि नौजवानों में इंस्टाग्राम का बहुत क्रेज है, तो आप भी इंस्टाग्राम पे अगर हो तो इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा बहुत सारे मीम बने, हंसते हुए मीम बनाते थे लोग। जैसे आपने देखा कहीं किसी रील के बीच में बहुत एक चश्मा लगा करके एक लड़का सा आ जाता है, बहुत जोर से हंसता है। तो इस तरह के मीम बने कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। अरे बीजेपी अयोध्या में हार गई, बहुत दिन तक मीम बने। तो अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद हैं, तो वो पासी भी है, तो यह उनको दिखाना था कि वहां पे अगर बीजेपी को हरा सकते हैं। तो ये 3-4 स्ट्रेटजी पॉइंट थे, इसलिए इनको लगाया गया, वो स्ट्रेटजी का हिस्सा था। वो फुल फोर्स से इनको कैसे इम्प्रेस किया जाए। हो सकता है कि इनकी सोच हो कि हम कुछ भी करें गंभीरता से। एक अखिलेश यादव में एक अच्छी बात है, नेताओं में नहीं होती है, अखिलेश यादव में एक अच्छी बात है, वो जिनके होते हैं उनके हो जाते हैं। शायद इसलिए भी वो बीच का रास्ता अख्तियार नहीं करते, टोटल कमिटेड पर्सन है वो। तो उन्हें लगा कि अगर मैं साथ दे रहा हूँ, तेजस्वी का मैं साथ दे रहा हूँ, अधूरा क्यों दूं, पूरा ही देते हैं, पूरा ही देता हूँ। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे क्या अखिलेश यादव
ये मान गए हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उनको 2027 में फायदा होगा, या वो खुद को एज अ राष्ट्रीय नेता के तौर पे स्थापित करना चाह रहे हैं? मैं बहुत इम्प्रेस हूँ तुम्हारे सवाल से। हम्म, देखिए, ये तो निश्चित है कि तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते हैं बिहार के, तो ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए बेइंतहा अच्छी बात होगी, हम्म, बहुत अच्छी। ये एक ऐसी बात होगी जो अखिलेश यादव का आत्मविश्वास चरम पे पहुंचा देगी। हम्म, ये एक ऐसी बात होगी जिससे 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने में आसानी होगी। ये एक ऐसी बात होगी कि वो ओबीसी समाज को गठजोड़ को मजबूत कर लेंगे, पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का अलायंस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ये एक ऐसी बात होगी कि तेजस्वी एहसान का बदला चुकाने के लिए जो उनके अपने लोग हैं बिहार से सटे हुए इलाकों में, वहां तेजस्वी इसी तरह से चुनाव प्रचार करेंगे, एहसान का बदला चुकाने के लिए। क्योंकि अखिलेश यादव वहां गए ना, तो वो बिहार के उत्तर प्रदेश की सीमा से जुटे हुए जो इलाके हैं, वहीं तेजस्वी भी आके इनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। सिंपल है। मैं अगर आपकी कुछ भलाई को सोचता हूँ तो आप भलाई से तो बदला देंगी, बुराई से तो नहीं देंगी। तो सिंपल है, अखिलेश यादव उनकी भलाई की है तो वो भलाई से उनको बदला देने की कोशिश करेंगे। अच्छे इंसान ये करता भी है। तो इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास कमजोर होगा, एक मोमेंटम टूट जाएगा। 2027 में ये हवा बन जाएगी कि अखिलेश यादव जो है 2027 में सीएम बन जाएंगे। बिहार हार गए हैं। तीसरा, बिहार और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग कर दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग तरह की है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मध्यांचल, पूर्वांचल, खासकर वो बेल्ट जो बिहार से मिलती है, बिहार की सीमा जो उत्तर प्रदेश के सीटों से मिलती है, तो वहां एक अलग तरह का माहौल बनेगा, उसका इनको फायदा होगा। तो निश्चित तौर पर अगर बिहार में, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो जो श्रेय कांग्रेस को जाना चाहिए था वो श्रेय समाजवादी पार्टी को आ जाएगा। वो ये मैसेज देने में कामयाब हो गए कि कांग्रेस जो है वो तो सीटें मांग रही थी, वो तो सीटें मांग रही थी, हमने तो तब काम किया जब हम कुछ भी नहीं मांग रहे थे। हमारे मन में तो कोई लालच था ही नहीं। हम तो बेलोस, उर्दू का शब्द है बेलोस, निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेसली, हम तो सेल्फलेसली लगे आपके लिए। तो इसलिए ये तो बहुत, तेजस्वी के चुनाव जीतने के बाद अगर वो सीएम बनते हैं तो दूसरा आदमी पृथ्वी पर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो अखिलेश यादव होंगे। सर, इन्हीं सवालों के बीच एक सवाल ये है कि जब बिहार इलेक्शन शुरू हुआ तो हमने देखा राहुल गांधी बहुत एक्टिव थे, उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली, लेकिन उनकी रुचि दिखी पूरी तरह से शुरू में, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए। फिर जो मतलब रैली भी हुई उसमें एक मंच पर ये तीनों दिखाई भी नहीं दिए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, उसके बाद दिखाई भी नहीं दिए। तो क्या इससे महागठबंधन का मोमेंटम ब्रेक हुआ है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये ना इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। हम तो जर्नलिस्ट हैं, तो हम तो सभी लोगों से सुनते रहते हैं, तो अलग अलग लोगों की इसमें अलग अलग राय है। जैसे पहली तो ये है इसमें कि भाई राहुल गांधी ने वोट चोरी अधिकार यात्रा, वोट अधिकार यात्रा निकाल करके माहौल बनाया था बिहार में। उसके बाद तेजस्वी यादव दूसरी यात्रा ले आए, उसमें राहुल गांधी नहीं थे। उसके बाद एक नया सिनेरियो पैदा हुआ बिहार में टिकटॉक के वितरण को लेकर के, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी में आपस में बहुत कुछ देखना सुनने को मिला। और एक बहुत बड़ा वर्ग था जो ये प्रचार करने लगा, बहुत बड़ा वर्ग जिसने इसको हवा भी दी कि कांग्रेस जो है वो नाहक बिना किसी मजबूत ग्राउंड के अधिक सीटें मांग रही है, और बहुत ज्यादा इसमें इश्यूज भी आए। हद ये हो गई कि अशोक गहलोत को बीच में जाकर के, अशोक गहलोत गए बीच में और जाकर के उन्हें समझौता करना पड़ा और इनको कैंडिडेट घोषित करना पड़ा सीएम का, तेजस्वी को। उसके बाद चीजें ठीक हुई, लेकिन जो नुकसान हो सकता था वो हुआ, और कांग्रेस में और आरजेडी में तालमेल की कमी थी, नो डाउट तालमेल की कमी थी। और राहुल गांधी जो है वो बाद में तो गए प्रचार करने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव जो थे, एक्चुअली ये एक इंटरनल स्टोरी है, मगर बता देता हूं कि तेजस्वी यादव ये मैसेज दे रहे थे या उनके लोग ये मैसेज दे रहे थे कि यहाँ कांग्रेस का क्या है, यहाँ जो कुछ है हमारा है। ये जो वोट पड़ रहे हैं तेजस्वी के नाम पे पड़ रहे हैं, अपोजिशन का नेता यहाँ तेजस्वी है, तो आप क्यों अपना आपको इतना कर रहे हैं। तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ये सलाह दी कि जब तेजस्वी जो है वो हीरो बन रहे हैं और सब कुछ वो अपना कंट्रोल रख रहे हैं, हमारे टिकटॉक को भी, वो हमारी सीटों को भी सब कुछ अपना कंट्रोल, कई सीट पर ऐसा हुआ कि कांग्रेस और आरजेडी में तनाव था। और एक और कारण रहा कि वहां
कृष्णा अल्लावरू, बाहर के जो लोग राहुल गांधी के प्रभारी वहां बने थे राहुल गांधी के कहने से, तो वहां ये भी इशू आया कि जो लोकल पॉलिटिशियन थे उनसे बहुत ज्यादा कंसल्टिंग नहीं हुई। जैसे शकील अहमद जो पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, बिहार के हैं, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। जब हम ये बातचीत कर लें तो उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो थी और ये मोमेंटम तो ब्रेक हुआ, संभालने की कोशिश की बाद में, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां थी जो नहीं होनी चाहिए थी, एज आई थिंक, इस पर्सपेक्टिव में। और कांग्रेस जो है वो इसका, मैं आपको एक सीरियस बात बता रहा हूँ, ये बाय चांस जैसे एग्जिट पोल आया है और एग्जिट पोल में ये कह रहे हैं कि वो एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, सारे एग्जिट पोल एक साथ कह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर सरकार नहीं बन पाती है, कांग्रेस की सीटें कम आ जाती है, सरकार नहीं बन पाती है, 10-20 सीटों का कुछ अंतर रह जाता है, तो खलनायक दो लोग बनेंगे, एक असदुद्दीन ओवैसी और एक कांग्रेस। सारा ठेका इनके सर फूटेगा। सर पूरे इलेक्शन में हमने देखा कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ दिखाई दिए, एक साथ खड़े हुए दिखाई दिए। तो क्या अखिलेश यादव पॉलिटिक्स की लीडरशिप हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि ऐसा लगता तो नहीं है कि वो वोट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस वोटर को वो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे? देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और आपको, मैंने उस बातचीत की शुरुआत में बताया था, फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये काफ़ी ब्रॉड वे में समझने की आवश्यकता है। भारत ने दो बहुत बड़े नेता देखे हैं पिछड़ों के, बिहार में लालू यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव। दोनों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं एक ही समय में गुजरी, एक ही समय में, जिन्होंने उनको हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का विरोधी स्थापित किया देश में। लालू यादव जो है, उन्होंने आडवाणी की रथ यात्रा रोक दी, और मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद पर कार सेवकों की भीड़ जो आ रही थी, चढ़ रही थी, उन पर गोलियां चलवा दी। एक ही समय की दो बड़ी घटनाएं राजनीति की थी। दोनों देश में धर्मनिरपेक्षता, एंटी हिंदुत्व के नेता के तौर पर स्थापित हुए। अगर हम इन द कंपेरिजन देखें तो तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव उस राजनीति को, उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उस लेगेसी को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो है वो सेंटर की राजनीति में, केंद्र की राजनीति में काफी उनका दखल था। मुलायम सिंह यादव का कम नहीं था, लेकिन लालू यादव का थोड़ा अधिक था, और वो काफी प्रभावशाली थे सरकारें बनाने में, कांग्रेस से अपनी नजदीकी खेलते। ऐसा भी कह सकते हैं आप कि मुलायम सिंह यादव की जो राजनीति थी वो कांग्रेस के विरोध पर पनपी। उनका जो वोटर शिफ्ट हुआ वो कांग्रेस से शिफ्ट हुआ, पिछड़ा जो गया, अल्पसंख्यक जो गया, वो कांग्रेस का वोटर था उत्तर प्रदेश में, वो उनको शिफ्ट हुआ। लेकिन जहां तक हम प्रश्न बातचीत करें लालू यादव की, तो सेंट्रलाइज्ड जो पॉलिटिक्स थी इंडिया की, उसमें उनकी भूमिका बड़ी थी। खासकर वो नफरत की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अधिक मुखर होकर के बनी। इसलिए कम्युनिस्ट और कांग्रेस वो लालू प्रसाद यादव को ज्यादा पसंद करते थे। अभी भी लालू प्रसाद यादव की बात में इतना दम था कि जब ये टिकटों के वितरण को लेकर के इशू बना, ये सीट नहीं दे रहे, वो सीट नहीं दे रहे, तो ऐसा बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी की मैडम सोनिया गांधी को कहा, और सोनिया गांधी को कहने के बाद में चीजें तेजस्वी के हाथ में वापस आई। बिगड़ती हुई स्थिति को अभी उन्होंने वो किया। तो मैं इसे यादव पॉलिटिक्स पे, आपने सवाल पूछ लिया है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि अब की स्थिति में, कल की स्थिति ये थी, आज की स्थिति में अखिलेश यादव जो है वो यादव पॉलिटिक्स में वो देश भर में सबसे बड़े नेता हैं, और सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि अखिलेश यादव इस बारे में बात नहीं करते, और वो इस बात को पसंद भी नहीं करते कि मुझे यादवों का नेता कहा जाए। वो चाहते हैं कि मैं पिछड़ों का नेता कहलाना वो पसंद करते हैं। पीडीए एक अलायंस है कि मैं उसका नेता वो कहलाना पसंद करते हैं। लेकिन ये सच है, सवाल आपने अच्छा पूछा है पर जाति आधारित हो गया, लेकिन ये सच है कि अगर पिछड़ों को ऐसा लगता है या यादवों को ऐसा लगता है कि इस देश को उनका प्रधानमंत्री मिलना चाहिए, जो कि अब तक नहीं मिला है, तो हरियाणा के यादव, मध्य प्रदेश के यादव, और देश भर में जहां कहीं भी, महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी खासकर,
क्योंकि यहाँ कांग्रेस पार्टी के तो देवेंद्र यादव दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो दिल्ली के भी, तो उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों के यादवों को, वो अखिलेश यादव को नेता स्वीकार करना पड़ेगा। ये बिहार में जो अखिलेश यादव ने किया है, जिस प्रकार से उन्होंने फुल फोर्स, पूरी ईमानदारी, पूरी डेडिकेशन के साथ में तेजस्वी यादव के पक्ष में प्रचार किया है, इसका इन्हें इसलिए और भी अधिक फायदा देश भर में लोकप्रियता बनाने में, यादवों के बीच में लोकप्रियता बनाने में निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं, क्योंकि देश का यादव समाज ये मानता है कि अखिलेश यादव जो है वो उनके कलेक्टिव लीडर है। देश में सबसे बड़ा यादव समाज का नेता वो अखिलेश यादव है। हालांकि वो समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जो कि देश में जाति की राजनीति का औचित्य है, हमारे देश में खासकर नॉर्थ इंडिया में जाति की राजनीति प्रभावी है, इसलिए मैं ये विश्लेषण दे रहा हूँ। वो इस बात को नहीं, वो यादव का नेता कहलाना पसंद नहीं करते, पिछड़ों का नेता कहलाना पसंद करते हैं। पिछड़ों का नेता कहलाना पसंद करते हैं लालू यादव, पिछड़ों का नेता कहलाना पसंद करते थे मुलायम सिंह यादव, और पिछड़ों का नेता कहलाना पसंद करते हैं अखिलेश यादव। बल्कि अखिलेश यादव तो एक नया अलायंस लेकर आए ना, पीडीए, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, उनकी राजनीति तो अब इस पे केंद्रित है। तो फिर भी सवाल आपका अच्छा है, और उसका दृष्टिकोण से अगर हम समझें तो इसको ब्रॉडली अगर समझें तो यादव समाज में भी, चूंकि उनकी आबादी बहुत बड़ी है देश में, और देश को अब तक ब्राह्मण प्रधानमंत्री मिल गए हैं बहुत सारे, देश को अब तक जो है वो ओबीसी में जाट प्रधानमंत्री मिला है चौधरी चरण सिंह, लेकिन अभी ये जो मोदी जी हैं वो ओबीसी कहते जरूर हैं, बिहार गुजरात में उनकी जाति ओबीसी के तौर पर रजिस्टर्ड जरूर है, मगर वो जिस जाति से आते हैं उसको कुछ जगह जनरल है, तेली जाति वो एक्चुअली है। तो जाति की पॉलिटिक्स देश में हावी है, तो अगर यादव कलेक्टिवली प्रयास करें तो अखिलेश यादव जो है वो लीड करें और कुछ कुर्बानियां दें, त्याग दें। जैसे उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव यादवों को बहुत सारा टिकट देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने 53 टिकट यादवों को दिए। तो इस तरह की चीजें हैं पॉलिटिक्स में, जो तेजस्वी में और अखिलेश यादव में ये फर्क है। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, अखिलेश यादव तेजस्वी से बहुत बड़े नेता है। तेजस्वी में एरोगेंस ज्यादा है, इस चुनाव में देखिए आप, अखिलेश यादव जो है वो उनमें ये एरोगेंस नहीं है। पूरा प्रचार देखिए आप। इस चुनाव से एक बहुत ही गंभीर बात सामने आई है महागठबंधन की, कि हमने साफ देखा कि आरजेडी में और आईएनसी में तालमेल की कमी नजर आई। तो क्या ये 2027 में अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है? नहीं, खतरे की घंटी नहीं है, चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके व्यक्तिगत हित, पर्सनल, उनका वो पार्टी के हित से या विचारधारा से अधिक है। ये हमने बिहार में भी देखा है। वहां कई नेता अपनी ही पार्टी के लोगों को हराने की कोशिश कर रहे थे, जिसको टिकट नहीं मिला वो हराने की कोशिश करने लगा। जैसे तारिक अनवर है एक नेता कांग्रेस पार्टी के, तो उन पर कई तरह के आरोप लगे। शकील अहमद साहब जिन्होंने रिजाइन किया, इनको लेकर भी सवाल थे। अखिलेश प्रसाद जो वहां प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के इससे पहले, उन पर कई तरह के आरोप थे। कृष्णा अल्लावरू जो थे, उन पर भी कई तरह का कि उन्होंने वहां लोकल नेता जो थे उनको अंडरएस्टिमेट किया। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है 2027 का, ये तो पहले से चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी के कई नेता, इमरान मसूद को आपने देखा होगा, वो सांसद है, वो किस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की थी। आशु मलिक को आप देख रहे होंगे कैसे वो इमरान मसूद से भिड़ गए थे। इसके अलावा अजय राय है, उनका इशू आया था। उदयवीर सिंह ने जो समाजवादी पार्टी के राजनीतिक तौर पर मुख्य डाटा कलेक्ट करते हैं, उन्होंने भी एक बड़ी टिप्पणी कर दी थी सख्त। कांग्रेस के कई नेताओं ने इधर उधर, ये तो आराधना मिश्रा मोना जो प्रतापगढ़ से विधायक है, प्रमोद तिवारी की बेटी, उनका रहा। उसके बाद प्रियंका गांधी की जो टीम थी उसमें कई लोगों ने वो कहा। तो डिस्टर्बेंस तो दिखाई दे रहा था उत्तर प्रदेश में, और टिकटों को लेकर दिखाई देगा। अधिक टिकट मांग रहे थे वहां एक दूसरे के प्रति, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा एक बार कि बड़े कोच की लड़ाई है। तो नजरिए को समझना पड़ता है। जीवन जो है, मैं जीवन दर्शन पे बात नहीं कर रहा, राजनीति बात कर रहा हूँ, लेकिन जीवन जो है उसमें आपको खून के खून पीने पड़ते हैं, आपको जहर पीना पड़ता है। अगर आप जहर नहीं पिएंगे तो फिर आप जो है वो खो देंगे। खोने से अच्छा है, टूट जाने से अच्छा है रिश्ते में गांठ का पड़ जाना। कई बार हम अपमान का घूंट पीते हैं, लेकिन हमें पता है कि कोई रिश्ता हमारे लिए अहम है, किसी से कनेक्ट होना हमारे लिए जरूरी है। तो
यही राजनीति है। असल में दुनिया की सारी कलाएं जो है ना, वे जीवन से जुड़ी हैं। राजनीति की कला हो, खेल की कला हो, व्यापार हो, दुनिया की सारी कलाएं जो हैं वो जीवन से जुड़ी हैं। तो जहर पीना जो है यहाँ भी जरूरी है। गठबंधन को बनाए रखना, रिश्ते को बनाए रखना, जहर पीना पड़ेगा। ये बात अखिलेश यादव ने कही भी थी कि एक बड़े कोच के लिए हमें, लेकिन जहर पिए कौन? क्या सारा जहर मैं ही पी लूं, आप कुछ ना पिए? तो हाली का जो जहर ज्यादा पीता है वो महान होता है। मगर राजनीति में महान बनने से ज्यादा जरूरी है जीतना। विजय ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी जो है वो निश्चित तौर पे अधिक सीटों की मांग करेगी, और जिस तरह से हमने बिहार में देखा, अगर तेजस्वी यहाँ जीत जाते हैं तो कांग्रेस जो है वो उत्तर प्रदेश में कुछ कम प्रेशर मेंटेन कर पाएगी। और फिर परिस्थितियां ऐसी ना हो जाए कि अखिलेश यादव ये कहने लगे कि कांग्रेस को 100 सीटें देने से बेहतर है मैं 100 सीटें थोड़ा कम ज्यादा करके आकाश आनंद को डिप्टी सीएम बनाने की बात करके, बहन जी से बात करके या किसी तरह बात को मनवार करके बसपा को साथ ले ले, या फिर कांग्रेस को छोड़ के एक तीसरा गठबंधन न बन जाए। या ये भी है कि अखिलेश जो है, कांग्रेस गलत नहीं है, कांग्रेस के पास भी एक एडवांटेज है। कांग्रेस के पास ये एडवांटेज है कि वो नेशनल इश्यूज पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने में उसकी परचेंस अच्छी है। ये मैसेज है कि बीजेपी से ये लड़ रहे हैं, ये मैसेज है कि मोदी से राहुल लड़ रहे हैं, ये मैसेज है। लेकिन उनका नेगेटिव ये है कि ग्राउंड पर उनका कार्यकर्ता नहीं है, बूथ पर उनका कार्यकर्ता नहीं। दो चीजें जुड़ती हैं, गाड़ी जब चलती है, जब उसमें पेट्रोल पड़ जाता है, एक दूसरे को, यही गठबंधन होता है। भाई पारिवारिक गाड़ी कैसे चलती है? जब उसमें पहिए सारे एक साथ हो, एक पहिया निकल जाए 3 से तो नहीं चलेगी। ये स्थिति है। तो ये समस्या भविष्य में भी आएगी, लेकिन अगर तेजी से जीत जाते हैं तो अखिलेश यादव को एज होगा, बेटर कंडीशन में होंगी, तो वो कांग्रेस को मैनेज करने की स्थिति में होंगे, तो समझा पाएंगे कि ये स्थिति है। लेकिन जो भी कुछ हुआ है, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, बिहार में जो कुछ हुआ है वो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में, लेकिन अखिलेश यादव को एक फायदा भी है, चुनाव 2027 में है, समाजवादी पार्टी को फायदा है। चुनाव 2027 में परिस्थिति को इन्होंने अब भांप लिया है, परिस्थिति का आकलन इन्होंने अब कर लिया है, तो ये समय अनुसार जो है इसको डील करने की कोशिश भी करेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल है कि अखिलेश यादव के नेताओं ने ओवैसी को बड़ा जमकर टारगेट किया है इस बार, तो क्या 2027 में ओवैसी तंग करेंगे फिर अखिलेश यादव को? आप इतनी गंभीर रहती हैं, जब आप हंसती हैं तो वो बड़ा यूनिक पल होता है। तो हाँ करेंगे, तंग करने की कोशिश करेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो चुनाव लड़े, देश में लोकतंत्र है, उनकी राजनीतिक पार्टी है, तो वो अगर चुनाव लड़े तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। हर राजनीतिक पार्टी को कंटेस्ट करने का अधिकार है, उनको भी है। कौन उनको रोक सकता है लड़ने से? वोटर को अधिकार है उनको वोट दे या ना दे। बिहार में वो चुनाव लड़े, वोटर को अधिकार है दे या ना दे। वो टिप्पणियां ऐसी करते हैं जो, जैसे इस बार उन्होंने ये कहा कि फिरौन, इनको फिरौन बता दिया आपने, चूंकि मजहब इस्लाम में कुरान में भी जिक्र है और आप जो है वो खुद उसी मजहब से ताल्लुक रखती हैं, तो आपने मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा और फिरौन की स्टोरी खूब सुनी होगी। और फिरौन जो है उसका मतलब शैतान राजा, फराओ, जिनकी मम्मी की बात करते हैं मिस्र में दफन है, तो फिरौन से तुलना करना किसी मुसलमान की, उसे सबसे बड़ी गाली है। तो वैसे ने तो वो कहा कि ये तो फिरौन से मेरी लड़ाई, इनको फिरौन बता दिया, जो धर्मनिरपेक्ष दलों के नेता थे इनको फिरौन बता दिया। उनके एक नेता ने जो है वो उनको बहुत अपमानजनक, और भी अपमानजनक बात कह दी, तो गालियां भी दे दी। तो ये जो वैसे टारगेट करते हैं, कुछ कहते हैं दरी बिछाने वाले हैं, कुछ को कहते हैं जुम्मन है, उनके लोग कहते हैं, तो इश्यूज ये है। ये तो राजनीति में वैसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सांसद हैं, लंबे समय से सांसद हैं, स्टडीकल हैं, बैरिस्टर हैं, नॉलेज है उनको, लेकिन इस बार कुछ गाड़ी उनकी पटरी से उतरी हुई दिखी बिहार में। तो अगर यहाँ भी उनको कामयाबी नहीं मिलती, जिसकी संभावना है कि 5 सीटें वो नहीं जीत पाएंगे। 5 थी ना पिछली बार, 4 चले गए थे आरजेडी में, तो 5 वो नहीं जीत पाएंगे। और जितना डाउन जाएंगे उत्तर प्रदेश में, उतना उनका असर कम होगा। वहां उनके पास बहुत कुछ था, उन्होंने कैंप भी किया, उनके पास नेता भी थे, उन्होंने अपने सारे एसेट्स बुला भी लिए,
उन्होंने भाषण भी उसमें लगातार किए, बहुत पैसा भी मैनेज खर्च किया, सब कुछ किया वहाँ उन्होंने। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और मुझे लगता नहीं कि वो मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रत्याशी खड़े करके यहाँ से उनका असर कमजोर हो जाएगा। यहाँ से अगर वो मजबूत हो गई, 10-12 सीटें हरा ले गई, उनका उद्देश्य इस बार ऐसा दिखाई दिया जैसे वो जीतने से ज्यादा हराने में उनकी रुचि है। उनकी रुचि इस बात में कम है कि हमारे जो है वो 10 विधायक जीत जाए, इस बात में अधिक है कि इसलिए सारा फोर्स सीमांचल में लगा। आप देखिए एकरा हसन सीमांचल को तो बिल्कुल धो के रख दिया। एकरा हसन, अफजाल अंसारी, इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के हैं, तो समाजवादी पार्टी ने पूरा फोर्स सीमांचल को फोकस किया, कांग्रेस ने भी सीमांचल को फोकस किया। राहुल गांधी ने 20 सभाएं की, जरूर इधर उधर, प्रियंका गांधी ने 10 सभाएं की, मगर सीमांचल फोकस था इस समय। तो समाजवादी पार्टी ने को बड़ा फायदा होगा इसका 2027 में। ओवैसी जीतते हैं तो भी, ओवैसी हारते हैं तो भी, ये एडवांटेज पक्का समाजवादी पार्टी को होगा। वो ये बताने में कामयाब रहेंगे, अगर वो जीते तो ये बताने में कामयाब रहेंगे कि देखो इन्होंने सरकार नहीं बनने दी, और हार गए तो ये बताने में कामयाब रहेंगे 2027 में कि देखो इनका कुछ है नहीं, हराने गए थे। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये समाजवादी पार्टी का बेहतरीन गेम रहा उनकी पॉलिटिक्स के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। आप इस पूरी चर्चा पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।